बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे आज हमारे पास हमारे वन शॉट लेक्चर सीरीज के सबसे इंपॉर्टेंट दो लेक्चर्स रहेंगे, लेक्चर 7 और लेक्चर 8। ये जो लेक्चर 7 और लेक्चर 8 है, ये आप देखेंगे ये दोनों लेक्चर्स हमारे होंगे वर्ब, टेंसेस, वॉइस और नरेशन के ऊपर। और मैं सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूं, देखें सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूं कि जब आप पास्ट पेपर्स को देखते हैं तो आपको उसमें भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन किसके मिलते हैं? आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन वर्ब्स के ही मिलते हैं, ठीक है। और अभी हम देखेंगे कि एमटी कैट जो 2025 का आपका सिलेबस है वो हमें क्या कहता है इन चार चीजों के बारे में, और हमें इनको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे करना है, और कौन सी मिसकंसेप्शन है जो स्टूडेंट्स के बारे में, जो स्टूडेंट के माइंड में है अपने इन सिलेबस के बारे में, इन चीजों को लेकर। जैसे देखिए नंबर 1 में मैंने आपके सिलेबस में से वो सारे पॉइंट्स निकाले हैं जो कि वर्ब, टेंसेस, वॉइस या नरेशन के रिलेटेड है। जैसे देखिए पॉइंट 1 जो है 2.4 है आपका, इलिस्ट्रेट यूज ऑफ टेंसेस। अब ये तो सबसे आसान आपको बता दिया गया कि आपने यूज ऑफ जो टेंसेस है ना वो आपसे पूछा जाएगा, आपसे आपको एमसीक्यूज आएंगे टेंसेस में। लेकिन याद रखें जब हम टेंसेस की बात करते हैं ना तो बेटे टेंसेस का मतलब ये होता है कि आपके पास जहां पर प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के टेंसेस होंगे वहां पर आपसे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का भी पूछा जा सकता है, और आपसे नरेशन यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन का भी पूछा जा सकता है। जैसे देखिए ये ऐसा नहीं है, अगर अभी आप देखेंगे आपका 2.13 और 2.14 पॉइंट पहले देखें तो फिर मैं इस पॉइंट पर वापस आकर आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखें आपका जो सिलेबस है 2025 का वो ये कहता है कि यूज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस अप्रोप्रिएटली इन स्पीच एंड राइटिंग। आपका सिलेबस ये नहीं कहता है कि आपको पेपर में एक्टिव सेंटेंस दिया जाएगा और उसने आपको क्या, उसका आपने क्या बनाना होगा, पैसिव, और आपका पेपर आपको ये नहीं कहता है कि आपको पैसिव दिया जाएगा और उसने आपका क्या आपने उसका क्या बनाना होगा, एक्टिव बनाना होगा। एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव करने का जो क्वेश्चन है ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। आपके सिलेबस में कहा जा रहा है कि यूज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस अप्रोप्रिएटली इन स्पीच एंड राइटिंग। अब राइटिंग का मतलब क्या है कि आपसे जो टेंस का क्वेश्चन पूछा जाएगा ना वो टेंस का क्वेश्चन एक्टिव का भी हो सकता है और वो टेंस का स्ट्रक्चर पैसिव का भी हो सकता है, ठीक है। जैसे हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट एक्टिव में भी होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव में भी होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस एक्टिव में भी होता है, पैसिव में भी होता है। तो हमारे पास सेंटेंसेस एक्टिव में भी पाए जाते हैं, पैसिव में भी पाए जाते हैं। तो जो स्ट्रक्चर हमसे पूछा जाएगा जिसमें हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखनी होगी या हमें एक हेल्पिंग वर्ब पूछा जाएगा तो वो लाजमी नहीं है कि वो सिर्फ एक्टिव वॉइस का होगा, वो पैसिव वॉइस का भी हो सकता है। लेकिन ये बात ज़हन से निकाल दें कि आपके पेपर में ये क्वेश्चन होगा कि आपने एक्टिव को पैसिव में चेंज करना और पैसिव को एक्टिव में चेंज करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अपने ध्यान में ये बात बनाए हुए हैं कि हमें क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि एक्टिव को पैसिव बनाना है और पैसिव को एक्टिव बनाना है। इस तरह का क्वेश्चन एमडी कैट में नहीं आता, याद रखिएगा। इसी तरह हमारे पास 2.14 है, यूज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच अप्रोप्रिएटली इन स्पीच एंड राइटिंग। यहां पर भी हमसे जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपने याद रखना है, वो टेंसेस से रिलेटेड ही पूछा जाएगा। टेंसेस से रिलेटेड पूछने का मतलब क्या है कि वो भी हमें फॉर्म ऑफ वर्ब का ही पूछा जाएगा। और इस डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लिए याद रखिएगा हम जो सिलेबस में करते हैं वो हम इसको पैरेलल स्ट्रक्चर के नाम से पढ़ते हैं। जहां पर भी हम पैरेलल स्ट्रक्चर आगे चल के पढ़ेंगे तो आपको समझ आना है कि हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ रहे हैं अपने एमडी कैट के लिए। यहां पर अगेन मैं आपको एक बात बता दूं कि ऐसा नहीं है आपके पेपर में ये क्वेश्चन आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है कि आपने डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बनाना और इनडायरेक्ट को डायरेक्ट बनाना है। ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। आपके सिलेबस का हिस्सा है आपको जज किया जाएगा किसमें, टेंसेस में। और टेंसेस में जज करने का मतलब ये होता है कि आपको फॉर्म ऑफ वर्ब के थ्रू जज किया जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के थ्रू जज किया जाएगा। वो एक्टिव वॉइस हो सकती है, वो पैसिव वॉइस हो सकती है, या वो डायरेक्ट नरेशन क्वेश्चन हो सकता है या इनडायरेक्ट क्वेश्चन नरेशन हो सकता है।
हमने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ना है कि हमने एक्टिव को पैसिव में चेंज करना और पैसिव को एक्टिव में चेंज करना है। तो ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है बहुत सारे स्टूडेंट्स के ज़हन में, तो ये ज़हन से पहले निकाल दें ताकि आप कुछ रिलैक्स हो जाए, इजी हो जाए, कूल हो जाए, चिल हो जाए और हम आगे चीजों को अच्छे तरीके से देख सके। उसके बाद देखिएगा 2.5 पे इलिस्ट्रेट द यूज ऑफ इन्फिनेटिव, और सेक 2.6 पर है हमारे पास यूज ऑफ जेरेंड। इन्फिनेटिव फ्रेजेस और जेरेंड फ्रेजेस हम फ्रेजेस वाले टॉपिक में पढ़कर आए हैं। अभी हमारे पास क्या है, यूज ऑफ इन्फिनेटिव और यूज ऑफ जेरेंड। ये हमारे पास एक फुल फ्लेज रूल है जो अभी हम पढ़ेंगे इसी हमारे लेक्चर्स में, कि यूज ऑफ जेरेंड और इन्फिनेटिव के इन्फिनेटिव कहां कहां पर यूज होता है और जेरेंड कहां कहां पर यूज होता है। उसके बाद 3.2 में लास्ट में आपको कहा गया जी फॉल्टी सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब ये जो फॉल्टी सेंटेंस स्ट्रक्चर है ना, ये याद रखिएगा, ये टेंस के हवाले से हो सकता है, ये कंडीशनल सेंटेंस के हवाले से हो सकता है, ये इन्फिनेटिव जेरेंड के हवाले से हो सकता है, ये हमारे पास जेरेंड इन्फिनेटिव के हवाले से हो सकता है, ये हमारे पास वॉइस के हवाले से हो सकता है, या ये हमारे पास नरेशन के हवाले से हो सकता है। तो ये फॉल्टी सेंटेंस तो कोई भी एरर बन सकता है इसमें से, ऐसा वो जरूरी नहीं है कि उसको प्रिस्क्राइब्ड नहीं किया गया, स्पेसिफाई नहीं किया गया। अब ये वो जो सिलेबस है, ये वो सिलेबस है जो आपको एमडीकैट 2025 का प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है जो इन टॉपिक से रिलेटेड है। देखें अब हमने करना क्या है इनके लिए, पहले मैं थोड़ी सी बात कर दूं। करना ये है, हमने याद रखिएगा, ये जो वर्ब वाला टॉपिक है इसको हम टेंसेस, वर्ब या वॉइस नरेशन नहीं बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, वर्ब बोलेंगे। वर्ब बोलने का मतलब ही क्या होगा कि इसमें टेंसेस इंक्लूड है, इसमें जेरेंड इन्फिनेटिव इंक्लूड है, इसमें हमारे पास कंडीशनल इंक्लूड है, इसमें हमारे पास सारा कुछ इंक्लूड आ जाएगा। मतलब जो जो चीजें भी हम स्ट्रक्चर से रिलेटेड पढ़ते हैं वो सारी की सारी चीजें किसमें आ जाएंगी, वर्ब में आ जाएंगी। तो हमें वॉइस नरेशन अलहदा से लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए हमने करना क्या, हमने 7 चीजें पढ़नी है इंग्लिश में वर्ब में। नंबर 1 हमने स्टेट ऑफ बीइंग पढ़ना है, नंबर 2 हमने टेंसेस पढ़ने हैं, नंबर 3 हमने मॉडल ऑक्सिलरी पढ़ने हैं, नंबर 4 हमने कंडीशनल पढ़ने हैं, नंबर 5 हमने अनयूजुअल स्ट्रक्चर पढ़ने हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है फॉर्म ऑफ वर्ब के हवाले से। नंबर 6 हमने जेरेंड इन्फिनेटिव पढ़ना है, जो भी मैं आपसे बात कर रहा था कि आपके पेपर में वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि जेरेंड, यूज ऑफ जेरेंड और यूज ऑफ इन्फिनेटिव। और नंबर 7 पर हमने पैरेलल स्ट्रक्चर पढ़ना है, जिसको आप दूसरे अल्फाज में क्या बोलेंगे कि हमने क्या पढ़नी है, नरेशन पढ़नी है। अब ये जो 7 चीजें ना, ये असल में इंग्लिश में वो 7 तरह का सेंटेंस है जो इंग्लिश में लिखा जाता है, इंग्लिश में बोला जाता है, इंग्लिश में पढ़ा जाता है। तो हम इंग्लिश में लिखे जाने वाले तकरीबन हर तरह के सेंटेंस को क्या करेंगे, गो थ्रू करेंगे। उससे पहले हम जल्दी से अपने वर्ब का क्या करेंगे, फंक्शनली वर्ब का थोड़ा सा देख लेंगे, क्योंकि हमें हर पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में फंक्शनली भी पता होना चाहिए। कोई ऐसा मतलब कि दो राय नहीं है कि शायद पेपर में आपसे काइंड के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाए, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए हमें फंक्शन के एतबार से भी वर्ब को देखना। अब देखिए वर्ब को हम जिंदगी में शुरू से क्या करते आ रहे हैं बेटे, 2 वर्ड्स के साथ डिफाइन करते आ रहे हैं। हम बोल रहे हैं यहां तो ये एक्शन होता है या क्या होता है, स्टेट होता है। अच्छा अब इसकी काइंड्स में हमारे पास क्या होता है, इसकी पहली 2 काइंड जो हमारे पास होती हैं वो ऑब्जेक्ट, वो हमारे पास बनती है फॉर्म ऑफ वर्ब की बेसिस पे। फॉर्म ऑफ वर्ब की बेसिस पे कैसे बनती है कि अगर ईडी लगाने से सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाती है तो इसका मतलब वो कौन सा वर्ब होगा, रेगुलर वर्ब। और अगर ईडी लगाने से सेकंड और थर्ड फॉर्म नहीं बनती है तो वो क्या होगा, इररेगुलर। जैसे देखिए हम बोलते हैं एडवाइज, एडवाइज का सेकंड और थर्ड फॉर्म हमारे पास क्या होती है, एडवाइज्ड और एडवाइज्ड होती है। जबकि राइट की सेकंड फॉर्म हमारे पास बेटे क्या होती है, राइट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, रोट होती है। और थर्ड फॉर्म हमारे पास क्या होती है, रिटन होती है। इसी तरह बेट हमारे पास सेकंड फॉर्म भी बेट होती है, थर्ड फॉर्म भी बेट होती है, फर्स्ट फॉर्म भी बेट होती है। तो याद रखिएगा कुछ वर्ब्स इस तरह के होते हैं जहां पर ईडी लगाने से सेकंड और थर्ड फॉर्म बनती है, उनको हम रेगुलर बोलेंगे। और जहां पर थर्ड फॉर्म नहीं बनती ईडी लगाने से, हम उनको क्या बोलेंगे, इररेगुलर बोलेंगे। फिर एक्शन के लिहाज से हमारे पास 2 काइंड्स होती हैं, उनमें हम एक को क्या
क्या बोलते हैं डायनामिक और एक को क्या बोलते हैं स्टैटिक। ऐसे एक्शन जैसे वर्ब जिनमें एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है, जिनमें मूवमेंट इन्वॉल्व होती है, हम उसे क्या बोलते हैं, हम उन्हें क्या बोलते हैं डायनामिक एक्शन। जैसे देखिए हम बोलते हैं प्ले, जैसे हम बोलते हैं रन, जैसे हम बोलते हैं वॉक। लेकिन कुछ वर्ब हमारे पास इस तरह के होते हैं जिनमें कोई एक्टिविटी नहीं होती है, बल्कि एक्टिविटी की बजाय वो क्या होता है, वो एक स्टेट होती है। ऐसे एक्शंस को, ऐसे वर्ब को हम क्या बोल देंगे स्टैटिक बोलेंगे। जैसे देखिए हम बोलते हैं नो, हम बोलते हैं फील, अब हम बोलते हैं थिंक। अब ये जो मैं वर्ब बोले इनमें कोई एक्चुअल फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं है, इनमें जस्ट स्टेट है, तो इसलिए हम इनको बेटे क्या बोलेंगे स्टैटिक वर्ब बोलेंगे। फिर हमारे पास टेंस की बेस के ऊपर क्या होते हैं, दो काइंड्स होती हैं, इन फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। देखें जिस वर्ब के ऊपर सेंटेंस का टेंस डिपेंड कर रहा होता है ना, हम उसे क्या बोलते हैं फाइनाइट, और जिसके ऊपर टेंस डिपेंड नहीं कर रहा होता हम उसको क्या बोलते हैं नॉन फाइनाइट। जैसे देखिए अगर मैं बोलता हूं ही वांट्स टू गो, अब इसमें दो वर्ब हमारे पास, पहला कौन सा है वांट्स और दूसरा कौन सा है टू गो, यानी कि इंफिनिटिव आ गया। अब अगर इस सेंटेंस को मैंने पास्ट में लेके जाना है ना, तो मैं पास्ट में लेकर के जाने के लिए वांट्स को क्या बनाऊंगा वांटेड बनाऊंगा, टू गो के साथ मुझे कोई भी छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। यानी कि इससे ये बात तय होगी कि हमारे पास सेंटेंस में, इस सेंटेंस में जिस वर्ब के ऊपर टेंस डिपेंडेंट है वो क्या है वांट्स, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे फाइनाइट। और टू गो जो इंफिनिटिव है उसका टेंस के साथ, सब्जेक्ट के साथ कोई लेना देना नहीं है, इसका सब्जेक्ट के साथ अग्री करना जरूरी नहीं है, तो इसलिए हम इसको बेटे क्या बोलेंगे नॉन फाइनाइट बोलेंगे। फिर हमारे पास दो काइंड्स होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की बेस पर हमारे पास क्या होता है इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव। वो एक्शन जिनके लिए हमें ऑब्जेक्ट नहीं रिक्वायर्ड होता है हम उसको क्या बोलते हैं बेटे इंट्रांजिटिव, और जहां पर हमें ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड होता है हम उसको क्या बोलते हैं ट्रांजिटिव। और हम ट्रांजिटिव को फर्दर तीन पे डिवाइड करते हैं। पहला हमारे पास क्या होता है मोनोट्रांजिटिव। अब मोनोट्रांजिटिव हमारे पास क्या होता है जिसमें, जिस वर्ब के लिए एक ऑब्जेक्ट यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सेंटेंस में मौजूद हो। और अगर हमारे पास सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ साथ इनडायरेक्ट होगा तो देन हम इसे बेटे क्या बोलेंगे डाई ट्रांजिटिव बोलेंगे। और नंबर 3 हम कंप्लेक्स ट्रांजिटिव उसको बोलेंगे जहां पर हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ साथ क्या होगा कोई कंप्लीमेंट होगा नाउन की सूरत में, एडजेक्टिव की सूरत में, एडवर्ब की सूरत में। तो ये हमारे पास दो काइंड्स होती है ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। देखें वन शॉट लेक्चर सीरीज का मतलब होता है स्पीड के साथ रिवीजन करना। मैं कभी भी वर्ब, टेंसेस, वॉइस और नरेशन को वन शॉट के पढ़ाने और पढ़ने के हक में नहीं हूं। ये वाहिद एक ऐसा टॉपिक है जो मैं चाहूंगा, जो मैं आप लोगों के लिए, बेटों बेटियों के लिए पसंद करूंगा कि आपको इसके डिटेल्ड लेक्चर लेने चाहिए। और डिटेल्ड लेक्चर आपने 2 प्लेलिस्ट अगर आप देख लेते हैं तो बिलीव मी आपका वर्ब वाला टॉपिक इंतहाई अच्छे तरीके से क्लियर हो जाता है। उसमें एक हमारे पास मेरे इंग्लिश सर अजीम के साथ आप देखेंगे एक वर्ब की प्लेलिस्ट है और एक वर्ब प्रैक्टिस की प्लेलिस्ट है, ठीक है, दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं ये चाहूंगा कि वर्ब, वॉइस, नरेशन के लिए, टेंसेस के लिए आप ये वन शॉट सिर्फ वो बच्चे देखें जिन्होंने पहले बड़े अच्छे तरीके से ये चीजें पढ़ी हुई हैं और उनके लिए स्पीडी रिवीजन में कोई प्रॉब्लम ना हो। अदरवाइज क्या होगा कि कुछ चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी स्पीड की वजह से, रिवीजन की वजह से, और फिर आप बजाय कॉन्फिडेंस आने के, बजाय अच्छा लगने के आपको बुरा फील होता है और कॉन्फिडेंट होने के आप डीमोटिवेट होते हैं। बहरहाल उसके बाद देखिएगा हेल्पिंग वर्ब के मामले पर हमारे पास 2 काइंड्स होती हैं। ऑक्सिलरी वर्ब हम उन हेल्पिंग वर्ब्स को बोलते हैं जो टेंसेस में यूज किए जाते हैं, जैसे डू, डज है, इज है, मार है, वाज वर है, हैज है, हैड है। और मॉडल ऑक्सिलरी हमारे पास वो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जो मॉडल स्ट्रक्चर में यूज किए जाते हैं। जैसे हमारे पास कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, कैन है, कुड है, शुड है, वुड है, मे है, माइट है, ऑट टू है, ये सारे के सारे हमारे पास क्या है बेटे मॉडल ऑक्सिलरी हैं। उसके बाद हमारे पास आता है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो एक्शन नहीं होता, जिनमें सिर्फ वर्ब्स होते हैं, ये लिंक कर रहे होते हैं, किसको, सब्जेक्ट को लिंक कर रहे होते हैं वर्ब के कंप्लीमेंट के साथ, ठीक है। जैसे हमारे पास इज है, मार है, वाज वर है, तो ये एक्शन नहीं है बल्कि ये लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब का एक पूरा लेक्चर जो है वो पढ़ा हुआ है वर्ब की प्लेलिस्ट में, अगर आप इसको डिटेल से पढ़ना चाहें तो लाजमी पढ़ लीजिएगा। और मैं दोबारा बोल रहा हूं कि ये वर्ब, टेंसेस,
सेंटेंसेस वॉइस नरेशन का टॉपिक वो टॉपिक है जो मैं पसंद करूंगा, जो मैं चाहूंगा, आई वुड लव कि आप इसको डिटेल के साथ पढ़ें। आप इसको वन शॉट सीरीज में सिर्फ वो स्टूडेंट पढ़े जिन्होंने ये चीजें पहले अच्छे तरीके से पढ़ी हुई हैं। उसके बाद देखिएगा, जैसे हम बात कर रहे थे कि हमने 7 तरह का सेंटेंस पढ़ना है, और 7 तरह के सेंटेंस में हमारे पास नंबर 1 में कौन सा सेंटेंस है? स्टेट ऑफ बीइंग। देखिए याद रखिएगा, ये स्टेट ऑफ बीइंग वो सेंटेंसेस होते हैं इंग्लिश में जिनमें कोई एक्शन टेक प्लेस नहीं हो रहा होता, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही होती, जस्ट हम चीजों को डिफाइन कर रहे होते हैं, डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। और जब सेंटेंस में कोई एक्शन टेक प्लेस नहीं हो रहा होता तो हमने जस्ट टाइम, हमने सेंटेंस में एक चीज जो है वो जस्टिफाई करनी होती है, वो हमारे पास क्या होता है? टाइम होता है स्टेट ऑफ बीइंग के लिए। जैसे हम प्रेजेंट के टाइम को जस्टिफाई करेंगे, यानी कि प्रेजेंट टाइम के लिए लिखेंगे, पास्ट टाइम के लिए लिखेंगे, या फ्यूचर टाइम के लिए लिखेंगे। यहां पर हमें इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेंटेंस में कोई एक्शन टेक प्लेस हो ही नहीं रहा होता, जस्ट हम चीजों को डिफाइन कर रहे होते हैं। प्रेजेंट का स्टेट ऑफ बीइंग हम बेटे लिखते हैं इज एम आर के साथ, पास्ट का स्टेट ऑफ बीइंग हम लिखते हैं बेटे वाज और वर के साथ, और फ्यूचर का स्टेट ऑफ बीइंग हम किसके साथ लिखेंगे? विल बी और शैल बी के साथ। जैसे सेंटेंसेस देखिएगा, दिस बुक इज अ मास्टरपीस, इज आ गया स्टेट ऑफ बीइंग के लिए, द पेशेंट्स आर आ गया स्टेट ऑफ बीइंग के लिए। सेंटेंस में कोई एक्शन टेक प्लेस नहीं हो रहा, हम प्रेजेंट के लिए सेंटेंस में सब्जेक्ट को डिफाइन कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं। हिज एक्सप्लेनेशन वाज क्लियर, हर परफॉर्मेंस वाज बिलो एक्सपेक्टेशन, द रिजल्ट विल बी, द लेक्चर्स विल बी। अब यहां पर देख रहे होंगे इज एम आर, वाज वर, विल बी, शैल बी को हम किसके लिए यूज करते हैं? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के स्टेट ऑफ बीइंग के लिए यूज करते हैं। और ये वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें कोई एक्शन टेक प्लेस नहीं हो रहा होता। हम प्रेजेंट के लिए इज एम आर यूज करेंगे, पास्ट के लिए वाज वर यूज करेंगे, और फ्यूचर के लिए क्या यूज करेंगे? विल बी और शैल बी। दूसरे नंबर पर है बेटे हमारे पास टेंसेस। अब टेंसेस को देखिएगा, देखिए अगर आप ये बात समझ जाते हैं ना तो आपकी जिंदगी, एमडी कैट का जो प्रॉब्लम है ना, आपकी जिंदगी भर के लिए आपका मसला टेंसेस का भी हल होने वाला। देखिए जब हम टेंसेस की बात करते हैं ना तो हम क्या करते हैं? हम बड़ी चालाकी के साथ बोलते हैं जी कि टेंसेस में हमारे पास 2 वॉइसेस होती है। एक हमारे पास कौन सी वॉइस होती है? एक्टिव वॉइस। एक हमारे पास होती है पैसिव वॉइस। और मैं दोबारा बता दूं, पेपर में आपको एक्टिव को पैसिव में चेंज करना, पैसिव को एक्टिव में चेंज करना नहीं आएगा, बल्कि एक्टिव स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं, पैसिव स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं। हमें स्ट्रक्चर के थ्रू, सेंटेंस के थ्रू जैसे हमें जज किया जाएगा कि हमें वॉइसेस आती हैं या नहीं आती। जैसे देखिए अब हमारे पास मैंने 12 के 12 एक्टिव वॉइस के टेंसेस और 12 के 12 पैसिव वॉइस के टेंसेस आपके सामने इस टेबल पर लिखे हुए हैं। जैसे देखें, मैं अगर सबसे आसान वाले से स्टार्ट करता हूं, सबसे आसान वाला हमारे पास होता है कंटीन्यूअस। कंटीन्यूअस में ऐसा एक्शन होता है जो कंटिन्यू होता है। अगर प्रेजेंट टाइम में कंटिन्यू है तो प्रेजेंट है, पास्ट में था तो पास्ट कंटीन्यूअस है, आने वाले टाइम में होगा तो फ्यूचर कंटीन्यूअस होगा। एक्टिव वॉइस में हम फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज करते हैं? आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं तीनों के लिए। प्रेजेंट के लिए क्या होता है? इज एम आर, वाज वर, विल बी और शैल बी। लेकिन जब आप पैसिव वॉइस की बात करेंगे तो पैसिव वॉइस में तो सारे टेंसेस के लिए हमने लाजमी तौर पर वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी होती है? थर्ड फॉर्म यूज करनी होती है। हम कंटीन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब को बीइंग का वर्ड यूज करके क्या करते हैं? पैसिफाई करते हैं। हम परफेक्ट के लिए बीइंग का वर्ड यूज करके पैसिफाई करते हैं, और परफेक्ट कंटीन्यूअस के पैसिफाइज हम बनाते ही नहीं है। अब देखिए ये जो टेबल है ना, ये अब 5th क्लास के बच्चों को भी याद होता है, ये याद रखें। अब स्टूडेंट्स क्या कर रहे होते हैं? स्टूडेंट्स जब ये टेबल पढ़ रहे होते हैं ना, इसमें से हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म याद कर रहे होते हैं एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में, तो वो ये समझ रहे होते हैं कि शायद हम टेंसेस पढ़ रहे हैं और मेरे टेंसेस इंप्रूव हो रहे हैं और मुझे टेंसेस समझ में आ रहे हैं, और ये टेबल पढ़ के मुझे तो 20 के 20 जो 12 टेंसेस एक्टिव वॉइस के हैं और 8 टेंसेस पैसिव वॉइस के हैं, मुझे तो 20 के 20 टेंसेस आ गए, मैं तो पेपर में कर लूंगा। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है, कतई तौर पे ऐसा नहीं है। याद रखिएगा, अगर आप टेंसेस एक्टिव या पैसिव समझना चाहते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझना चाहते हैं और अपनी गलती के चांसेस को मिनिमाइज करना चाहते हैं, तो मैं आपको बताऊं, आपको ज्यादा से ज्यादा बेटे इसके लिए क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है।
प्रैक्टिस के थ्रू आप अपने टेंस को प्योरीफाई कर सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपके ये ता है, ती है, रहा, रही, चुका, चुकी है, इनके ऊपर पूरा नहीं उतरते। हमें डिफरेंट तरीके से उनको सोल्व करना पड़ता है। टेंस का मतलब सिचुएशन होता है और सिचुएशन चेंज होती है, इसी वजह से हमारा टेंस भी चेंज होता है। तो मैं प्रेफर ये करूंगा कि आपने ये सिर्फ टेंसेस को रट्टा नहीं मार लेना इन हेल्पिंग वर्ब को, आपको ज्यादा से ज्यादा इसके लिए क्या करनी है, प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस करनी कैसे है, देखिए दो बातें हैं। नंबर वन तो ये है कि मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। ये 15 एक्सरसाइजेज होंगी और सारी की सारी बड़ी क्वालिटी और स्टैंडर्ड की बनी हुई एक्सरसाइजेज हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पर आपने क्या करना है, जब आप इन एक्सरसाइजेज को सोल्व करेंगे तो आपने वर्ब प्रैक्टिस पे आ जाना है। आपको उसी सारी वर्ब एक्सरसाइजेज का क्या मिलेगा, वीडियो डिस्कशन मिल जाएगी, डिटेल डिस्कशन मिल जाएगी। और बिलीव मी, आप मेरे कहने पर अभी इस लेक्चर को रोकें, अभी इस लेक्चर को पॉज करें और प्लेलिस्ट में जाके वर्ब प्रैक्टिस की जो 1 है ना, जो एक्सरसाइज 1 है, डिस्कशन 1 है, सिर्फ एक दफा उसको देख लें। फिर आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि आपने टेंसेस को पढ़ना कैसे है, एक्टिव पैसिव पेपर में आएंगे कैसे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पेपर में आने कैसे, हमने इसके लिए करना क्या है। मेरे कहने पर आपने ये लेक्चर यहां पर पॉज करना है, आपने वर्ब प्रैक्टिस वाले पे जाना है और वर्ब प्रैक्टिस पे जाके 1 एक्सरसाइज को सिर्फ आपने अच्छे तरीके से क्या करना है, देख लेना है। अदरवाइज आपने अच्छे बच्चों की तरह क्या करना है, मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, नंबर आपके सामने है स्क्रीन के ऊपर, मैं आपको 15 की 15 एक्सरसाइजेज सेंड कर दूंगा। आपने उनको प्रैक्टिस करना है और फिर आपने डिस्कशन आके ले लेनी है। फिर आपको देखिएगा कि आपके टेंसेस का, वॉइसेस का और नरेशन का अगर कोई प्रॉब्लम रह जाएगा तो आई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ऐसा होने नहीं वाला कि आप ये 15 एक्सरसाइजेज कर लें और इसके बाद भी आपका कोई मसला रह जाए टेंस का, वॉइस का और नरेशन का। तो ये जो ये पढ़ाना है ना या ये पढ़ना है, ये आपके लेवल का काम नहीं है। ये मतलब ये 6, 7, 8 क्लास का काम है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, उसका एक्टिव वॉइस ये होता है, पैसिव वॉइस ये होता है, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस होता है, उसका एक्टिव वॉइस ये होता है, पैसिव वॉइस ये होता है। ये बिल्कुल बच्चों वाला काम है। ये जो सारे का सारा टेबल बना हुआ है ना, ये आप में से जितने बच्चे देख रहे हैं 99.99% मैं कहता हूं सब बच्चों को ये टेबल रटा हुआ होगा। द प्रॉब्लम इज नॉट विद द थ्योरी, द प्रॉब्लम इज विद प्रैक्टिस, और आपको उसको प्रैक्टिस के थ्रू ही सोल्व करना है। मैसेज कीजिएगा, पीडीएफ ले लीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा और फिर डिस्कशन ले लीजिएगा। और मेरे कहने पर डेमो के तौर पर एक डिस्कशन अभी ले लें पहले, ताकि आपको रियलाइज हो जाए कि आपको टेंसेस आते कितने हैं, आपको वॉइस समझ कितनी आती है, आपको नरेशन समझ कितनी आती है, और पेपर में वॉइस का, नरेशन का और टेंस का क्वेश्चन एक्चुअल में होने कैसे वाला है। तो वर्ब के लिए, टेंसेस के लिए याद रखिएगा, मैंने आपको बात बता दी, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है। सिर्फ एक ही हल है, टेंसेस के लिए जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ज्यादा आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होंगे। उसके बाद है, देखें हमारे पास तीसरी तरह के जो सेंटेंसेस है वो है मॉडल ऑक्सिलरी। ये वो सेंटेंसेस होते हैं जिनको हम सेंटेंस में टेंस के थ्रू नहीं कर पा रहे होते, तो फिर हम किस पे जंप कर जाते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी पे जंप कर जाते हैं। और मॉडल ऑक्सिलरी में हमारे पास कौन से मॉडल ऑक्सिलरी है, कैन है, कुड है, वुड है, शुड है, ऑट टू है, मस्ट है, मे और माइट है। अब हम क्या करते हैं, हम कहते हैं जी कैन हम यूज करते हैं प्रेजेंट टाइम के लिए, और प्रेजेंट टाइम की एबिलिटी बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट टाइम की एबिलिटी बताने के लिए हम कैन यूज करते हैं, परमिशन के लिए हम कैन यूज करते हैं, पास्ट टाइम की एबिलिटी के लिए हम कुड यूज करते हैं, इमेजिनरी सिचुएशन के लिए कुड यूज करते हैं, वुड यूज करते हैं, परमिशन लेने के लिए वुड हम यूज करते हैं, जब हम पास्ट में फ्यूचर की बात करते हैं शुड हम यूज करते हैं, सजेशन के लिए, रिकमेंडेशन के लिए, एडवाइस के लिए हम ऑट टू यूज करते हैं, किसके लिए, सजेशन के लिए। ये सिनोनिम वर्ड होता है बिल्कुल किसका, शुड का। और अगर आप सोशल ऑब्लिगेशन, रिलीजियस एब्लिगेशन या लाजमी वाले एलिमेंट में आ जाते हैं, स्ट्रेस वाले एलिमेंट में आ जाते हैं, तो फिर आप शुड और टू की जगह पर क्या यूज करेंगे, मस्ट यूज करेंगे। आप प्रे और कर्स के लिए क्या यूज करते हैं, मे यूज करते हैं। आप परमिशन के लिए क्या यूज करते हैं, मे यूज करते हैं। आप पॉसिबिलिटी के लिए क्या यूज करते हैं, कुड के साथ मे भी यूज करते हैं। और अगर आपने यही सारे काम पास्ट टाइम के लिए लिखने हैं तो फिर आप मे के लिए के बजाय कौन सा वर्ड लिखेंगे, माइट का वर्ड लिखेंगे। अब हमने जितनी बातें की है ना,
रखिएगा, ये सारी बातें बेटे याद रखिएगा, ये थ्योरेटिकल बातें हैं मॉडल ऑक्सिलरी के लिए। मैं अक्सर आप लोगों को बताता रहता हूं कि आपने मॉडल ऑक्सिलरी के लिए उसके जो स्ट्रक्चर है उनको अगर अच्छे तरीके से समझ लिया तो आपका पेपर सोल्व हो जाता है। आपने सिर्फ और सिर्फ 4 बातें याद रखनी है मॉडल ऑक्सिलरी के लिए, आपने सिर्फ 4 पॉइंट याद रखने हैं मॉडल ऑक्सिलरी के लिए। देखें, जिस तरह हमारे पास टेंसेस में इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट होता है, इसी तरह याद रखिएगा हमारे पास मॉडल ऑक्सिलरी में भी इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट होता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अगर हम इंडेफिनेट की बात करेंगे तो इंडेफिनेट में हमारे पास 2 वॉइसेस होती हैं, एक्टिव वॉइस होती है और पैसिव वॉइस होती है। लेकिन जब हम कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे तो कॉन्टिन्यूअस में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास कौन सी वॉइस होती है, एक्टिव। और जब हम परफेक्ट की बात करेंगे तो यहां पर भी हमारे पास एक्टिव वॉइस भी होती है और पैसिव वॉइस भी होती है। अब अगेन मैं आपको बता रहा हूं कि जिन बच्चों की ये चीजें बड़ी अच्छी हैं पहले से, जिन्होंने ये चीजें बड़े अच्छे तरीके से पढ़ी हुई हैं, वो सिर्फ ये वन शॉट लेक्चर को कंटिन्यू करें। बाकी जिन बच्चों की ये चीजें अच्छी नहीं है उनको मैं रेकमेंड करूंगा, एडवाइस करूंगा कि यहीं पर इस लेक्चर को छोड़ दें और जाकर वर्ब के डिटेल्ड लेक्चर लें जो वर्ब की प्लेलिस्ट में है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आपके पास, वर्ब, टेंसेस, वॉइस और नरेशन। सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी इसी में से आएंगे, सबसे टेक्निकल क्वेश्चन भी इसी में से आएंगे और आपको सबसे अच्छे तरीके से इस वजह से पढ़ना भी इसको है, तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आपने डिटेल से पढ़ना है। अच्छा, आप देखें, अब हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास इंडेफिनेट क्या होता है कि जब हम सिंपल सेंटेंस बना रहे होते हैं, वो खाना खा सकता है, वो गाड़ी चला सकता है, वो ये कर सकता है। तो ऐसी सूरत में अगर आपका सेंटेंस एक्टिव है तो आपने सारे मॉडल ऑक्सिलरी के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है, फर्स्ट फॉर्म। और अगर पैसिव है तो आपने मॉडल ऑक्सिलरी के साथ बी फॉर्म लिखनी है और बी फॉर्म के साथ आपने हमेशा कौन सी फॉर्म लिखनी है, थर्ड फॉर्म लिखनी है। जब पैसिव लिखेंगे तो फिर आपने मॉडल ऑक्सिलरी के साथ क्या लिखनी है, थर्ड फॉर्म लिखनी है। और जब मैं यहां पर मॉडल ऑक्सिलरी का वर्ड यूज कर रहा हूं ना, तो इसका मतलब ये सारे के सारे मॉडल ऑक्सिलरी हैं। मतलब मैंने बोला मॉडल ऑक्सिलरी के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी अगर आपका सेंटेंस एक्टिव वॉइस होगा इंडेफिनेट फॉर्म में। तो ऐसी सूरत में ये कैन के साथ फर्स्ट फॉर्म में आएगी, कुड के साथ, वुड के साथ, शुड के साथ, ऑट टू के साथ, मस्ट में, माइट के साथ, सबके साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो यहां पर भी मैं मॉडल ऑक्सिलरी का वर्ड यूज करूंगा, वहां पर आपने याद रखना है मॉडल ऑक्सिलरी लिखने का मतलब ये सारे के सारे मॉडल स्ट्रक्चर है। अगर कंटीन्यूअस एक्शन है तो फिर आपने मॉडल ऑक्सिलरी के साथ बी फॉर्म लिखनी है, लेकिन ऐसी सूरत में आपने थर्ड फॉर्म नहीं लिखनी, फर्स्ट फॉर्म नहीं लिखनी, बल्कि कौन सी फॉर्म लिखनी है, आईएनजी फॉर्म लिखनी है। जैसे मैं कहता हूं कि हमें कुरान मजीद की तिलावत करनी चाहिए तो मैं सेंटेंस बनाऊंगा वी शुड रिसाइट द होली कुरान, ये एक्टिव वॉइस हो गया इंडेफिनेट का। और अगर मैं बोलूं कि कुरान मजीद की तिलावत की जानी चाहिए तो मैं सेंटेंस बनाऊंगा द होली कुरान मस्ट बी रिसाइटेड। लेकिन अगर मैं बोलूं कि कुरान मजीद की तिलावत करते रहना चाहिए, तो जब मैं करते रहना चाहिए बोलूंगा तो इसका मतलब मैं कंटीन्यूअस स्ट्रक्चर बोल रहा हूं। कंटीन्यूअस स्ट्रक्चर के लिए मुझे बी फॉर्म लिखनी है और बी फॉर्म के लिए मुझे क्या लिखना है, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लिखना है। उसके बाद आप परफेक्ट पर आ जाएंगे। परफेक्ट में अगर एक्टिव है तो आपने मॉडल ऑक्सिलरी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, मॉडल ऑक्सिलरी के साथ हैव लिखना है और हैव के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है, थर्ड फॉर्म। और अगर पैसिव है तो आपने मॉडल ऑक्सिलरी के साथ हैव बीन लिखना है और हैव बीन के साथ बेटे आपने वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है, थर्ड फॉर्म लिखनी है। और एक बात यहां पे पल्ले बांध लेनी है कि आपने जब भी कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब आपने विल शैल के साथ बनाना है या आपने मॉडल ऑक्सिलरी के साथ बनाना है, तो दोनों सूरतों में ये हैव के साथ बनेगा। आप कभी भी हैड या हैज के साथ कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब नहीं बनाएंगे। मतलब आप कभी नहीं बोलेंगे शुड हैज या शुड हैड, आप हमेशा क्या बोलेंगे, शुड हैव, कुड हैव, मस्ट हैव, माइट हैव। आप कभी भी इसके साथ हैड या हैज का वर्ड यूज नहीं करेंगे। और नंबर 4 पे याद रखिएगा कि आपके पास प्रेजेंट के लिए क्या होता है, कैन, और प्रेजेंट के लिए क्या होता है, मे। और अगर आप उनको पास्ट टाइम के लिए यूज कर रहे हैं तो फिर आप कैन की जगह पर बेटे क्या यूज करेंगे, कुड, और मे की जगह पर क्या यूज करेंगे, माइट। फिर आप कैन और मे यूज नहीं कर सकते। जैसे देखिए, अगर मैं सेंटेंस लिखता हूं ही सेड दैट आई कैन ड्राइव,
अब आई कैन ड्राइव अगर आप देखेंगे तो सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट किसमें है, पास्ट में। तो नरेशन का रूल हमें ये कहता है कि अगर सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट पास्ट में हो तो सेकंड मस्ट बी इन पास्ट। तो मैं यहां पर आई कैन नहीं लिखूंगा बेटे, क्या लिखूंगा, आई कुड लिखूंगा। ये हमारे पास आपने याद रखना है। मॉडल ऑक्सिलरी के लिए आपने 4 रूल सिर्फ याद रखने हैं। इंडेफिनिट की सूरत में हो सकता है, कंटीन्यूअस की सूरत में, परफेक्ट की सूरत में, और फिर आपने याद रखना है कि प्रेजेंट के लिए कैन नॉट में होता है और उसी के पास्ट के लिए आपको क्या लिखना होता है, कुड और मे लिखना होता है। तो ये थे बेटे हमारे पास तीसरी तरह के सेंटेंसेस मॉडल ऑक्सिलरी। इस लेक्चर तक के लिए इतना ही। इससे नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो भी वर्ब टेंसेस वॉइस नरेशन के नाम का ही होगा। हम उसमें क्या करेंगे, 4 चीजें पढ़ने वाले हैं। उसमें आप कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ेंगे, अनयूजुअल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, जेरेट वर्सेस इन्फिनेटिव पढ़ेंगे और पैरेलल स्ट्रक्चर यानी कि नरेशन के रूल पढ़ेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है इस लेक्चर के साथ साथ। और अगेन वही बात कि जिन बच्चों ने इन चीजों को पहले से डिटेल से नहीं पढ़ा हुआ वो सिर्फ वन शॉट पर इक्तफा ना करें। आपने जाना है, प्लेलिस्ट देखनी है, वर्ब के नाम की प्लेलिस्ट है, उसमें डिटेल्ड लेक्चर है वर्ब के। आपने अच्छे बच्चों की तरह उन सारे लेक्चर्स को देखना है, प्रैक्टिस करनी है और फिर डिस्कशन को भी देखना है। और जिन बच्चों ने टेंसेस की, वॉइस की, नरेशन की प्रैक्टिस करनी है वो मुझे मैसेज करेंगे, मैं उनको पीडीएफ सेंड कर दूंगा, प्रैक्टिस करेंगे और फिर वो जाके डिस्कशन 1 2 3 4 के नाम से वीडियोस आपको मिल जाएंगी चैनल पे। आप वो सारी की सारी डिस्कशन देखेंगे। आपके फॉर लाइफ टाइम टेंसेस, वर्ब, वॉइसेस और नरेशन के प्रॉब्लम क्या हो जाएंगे, हल हो जाएंगे। फिर भी कोई बात समझ नहीं आई है, कोई बात पल्ले नहीं पड़ी है तो पूछ लेना है। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज।